हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी बेरोजगारों को आज का गुड इवनिंग। अनिरुद्ध, मनीषा, विनोद, सोनू, अनुराग, फुलेंद्रा, पवन, अनिल, पंकज, तो सभी हमारे बेरोजगार भाई, आज थोड़ा बहुत आपको रोजगार मिला होगा। किस चीज़ का? बिना पैसे का रोजगार। कि ट्वीट आपने किए होंगे आज, उम्मीद कर रहा हूँ। बड़ा ट्विटर पे चल रहा है खतरनाक तरीके से, वर्ल्ड वाइड नंबर 1 हमने पहुंचा दिया है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे सुजीत, आज ट्विटर धुआं दे दिया है, सब कुछ धुआं धुआं कर देंगे। CGL का, CHSL का, NTPC का, रेलवे का, SI का, कांस्टेबल का, सबका बदला लेगा तुम्हारा। कौन लेगा बदला बताओ? राम राम राहुल भाई। वकील सर, नंबर 1 पे सैमसंग गैलेक्सी चल रहा है। ऊपर नीचे होते रहते हैं वो, कोई बात नहीं। इंडिया में तो नंबर 1 पे ही, वर्ल्ड वाइड नंबर 2 3 भी बहुत है वर्ल्ड वाइड। नाम ले दिया सर जी मेरा, विजेंद्रा कह रहे हैं। ठीक है भाई, नाम ले दिया। चलो फटाफट आओ भाई सभी। मैं लूंगा बदला सर जी। इस सिस्टम में चेंज आएगा क्या? भाई बिल्कुल आएगा। युवा शक्ति हो तुम, अपनी ताकत का एहसास कराना है तुम्हें। कौन सा टॉपिक? अच्छा लाइट में थोड़ा सा बचा है, इसे खत्म करते हैं हम। अच्छा लाइट के सारे टॉपिक लगभग खत्म से हो गए हैं, पर इसमें बस बाद में चलते हुए कुछ बातें बची हैं, वो मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें पूछूंगा, फिर आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे बच्चे, आपसे ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने चाहिए। हर क्वेश्चन 1 लाइनर है और ये सब पेपर में आए हुए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है पहला आपसे कि जो लाइट है, जो प्रकाश है, इसका नेचर कैसा, प्रकृति कैसी है? लाइट को हम क्या माने, वेव, तरंग माने कि पार्टिकल माने? तो आपको बताना है कि लाइट का नेचर कैसा है। लाइट तरंग की तरह, वेव की तरह बिहेव करती है या पार्टिकल से मिली है, मिलकर बनी है, कणों से मिलकर बनी है? कैसे बिहेव करती है? लाइट का नेचर कैसा है, वेव नेचर कि पार्टिकल, तरंग कि कण? ये आपको बताना है। सर हम लोग क्लास झरना बंद कर देंगे गुरुजी, जो तो अब देगा नहीं। सर इफ व्हाइट लाइट हैव 7 कलर एंड दैट कलर इज रिफ्लेक्टेड बैक एंड दैट इज नॉट एब्जॉर्ब, देन व्हाट एनिमल सी अबाउट कलर्स? तो कई चीज़ें होती हैं कि जो आपकी आंखों में ना कुछ ऐसे जो परसीव, कलर को परसीव करने वाले कुछ पिगमेंट्स वगैरह भी होते हैं। तो जैसे हमारी आंखों में जो पिगमेंट्स हैं, जो भी हमारी आंखों के अंदर है, आप पढ़ेंगे बायो में, तो वो इन 7 कलर को मतलब कि ऑब्जर्व करते हैं, देख लेते हैं। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं उनकी आंखें नहीं देख पाती, कलर ब्लैक एंड व्हाइट ही है। कुछ ऐसे भी हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो इंफ्रारेड को भी देख सकते हैं, अल्ट्रावायलेट को भी देख सकते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे तब आप इस क्वेश्चन को दोबारा पूछना, तो मैं ज़्यादा बढ़िया बता पाऊंगा, ठीक है? देखो रख दो भाई, थैंक यू। पानी है यार, पानी है ठंडा सा यार। देखो जो लाइट का बच्चे नेचर है ना, लाइट का नेचर को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति। ड्यूअल नेचर का मतलब ये है कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। प्रकाश कणों की तरह भी बिहेव करती है और तरंग की तरह भी। तो लाइट का नेचर कैसा नेचर है? लाइट वेव, तरंग और पार्टिकल, कण दोनों की तरह बिहेव करती है। इसे हम बच्चे बोलते हैं ड्यूअल नेचर। तो बहुत सारे बच्चों ने वेव भी लिखा था, वो गलत है उनका, कि प्रकाश को तरंग भी मान सकते हैं और कणों से मिलकर भी बनी मान सकते हैं। हालांकि इसके ऊपर बहुत डिस्प्यूट हुआ, बहुत ड्रामा चला। पहले हम लाइट को बच्चे वेव मान रहे थे, मान लो, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने कहा कि भाई लाइट तो वेव है, तरंग है। लेकिन बाद में कुछ और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं, लाइट तो पार्टिकल है। अब उन्हें बहस हो गया कि किसकी बात सही। तो इन्होंने कहा कि हमने लाइट को वेव मानकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, ये सब। तो उन्होंने कहा कि हम अगर लाइट को वेव मानते हैं तो सारी बातें ठीक है। तो जिन्होंने लाइट को पार्टिकल माना, उन्होंने कहा कि जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो लाइट को पार्टिकल मान के प्रूफ होते हैं, तो अब क्या करें? तो बाद में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था डी ब्रोय, जिन्हें डी ब्रोगली कहते हैं हिंदी में। तो डी ब्रोय जो थे, डी ब्रोगली साहब, उन्होंने कहा भाई देखो लाइट जो है ना, ये वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे कभी वेव मान लो, कभी पार्टिकल मान लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके नेचर को हम बोलते हैं ड्यूअल नेचर, द्वैत प्रकृति। जैसे एक ही समय पर कोई व्यक्ति किसी का पिता भी हो सकता है, किसी का बेटा भी हो सकता है। तुम्हारे पिताजी हैं, पर तुम्हारे पिताजी तुम्हारे दादा के क्या हैं? बेटे हैं। तो ऐसे लाइट भी एक टाइम पे वेव और पार्टिकल, जो भी आपका मन करे अपनी सुविधा के अनुसार आप इसे मान सकते हैं, ठीक है, किसी एक्सपेरिमेंट को प्रूव करते समय। और
ये बात हमें किसी ने बताई थी, पूछ लेता है कि लाइट के ड्यूअल नेचर के बारे में किसने बताया। हम लिखेंगे डी ब्रोए, इसमें जी और एल साइलेंट है, डी ब्रोगली। हिंदी में तो खैर डी ब्रोगली ही लिखा जाता है। दूसरी चीज, तो मैंने कहा कि लाइट का नेचर वेव और पार्टिकल दोनों है, कि यानी कि लाइट वेव तरंग और कण पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। लाइट दोनों की तरह बिहेव करती है। अच्छा, यहां पे भी एक क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि जी बताओ कि लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करती है। ये बात सही है, ये सब जानते भी हैं, लेकिन लाइट एक वेव है, ये बात हम किस एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकते हैं? कौन कौन से थ्योरी, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं? और लाइट पार्टिकल है, ये बात हम किस थ्योरी से प्रूव कर सकते हैं? तो ध्यान रखना, लाइट के वेव नेचर के लिए आएगा क्वेश्चन इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस व्यतिकरण, प्रकाश को तरंग मानकर सिद्ध किया गया है व्यतिकरण। ऐसे डिफ्रैक्शन विवर्तन, डिफ्रैक्शन विवर्तन। तो लाइट के वेव नेचर को, तरंग प्रकृति को सपोर्ट कौन करते हैं? इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन में से कुछ लिखा मिल जाएगा। और लाइट का जो पार्टिकल नेचर है, इसके लिए आपको लिखा मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसके बारे में आपको मैं 2-4 लाइनें बताऊंगा। अभी बिहार एसआई में क्वेश्चन आया था इसमें प्री में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो लाइट के वेव नेचर को सपोर्ट करते हैं इंटरफेरेंस व्यतिकरण, डिफ्रैक्शन विवर्तन। कल हमने पढ़ा भी था कि लाइट का किसी ऑब्स्टेकल, अवरोध के किनारों पर मुड़ जाना, लाइट का किसी अवरोध से गुजरते समय मुड़ जाना, वो विवर्तन कहलाता है। लेकिन लाइट हमेशा नहीं मुड़ेगी। लाइट जो मुड़ती है, चलते चलते जो मुड़ जाती है, लाइट चलती है सीधी, लेकिन चलते चलते जो मुड़ जाएगी तो ऐसे किनारे पे जाके मुड़ेगी, ऐसे अवरोध पे मुड़ेगी जिस अवरोध का आकार बहुत ही छोटा होगा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की अपेक्षा। इंटरफेरेंस क्या था? दो लाइट का आपस में सुपर पोजिशन करना, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और इसमें देखना कि लाइट बच्चे पार्टिकल है। कोई पूछ ले आपसे कि लाइट किस पार्टिकल से मिलकर बनी है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लाइट मिलकर बनी है फोटोन से। स्कैटरिंग में बताया था मैंने, लिखेंगे लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। प्रकाश फोटोन्स नामक कणों से मिलकर बना है। प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना है। लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना है, याद रखना। अच्छा, लाइट वेव है, कौन सी वेव है? तो बोलेंगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम 1.5-2 घंटे। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है। तो लाइट पूछे कि प्रकाश कौन से तरंगे हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन्हें हम पढ़ेंगे। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आती है रेडियो, एक्सरे, गामा, लाइट, इंफ्रारेड, ये सब आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। और प्रकाश कौन से पार्टिकल हैं? तो हमने बताया कि लाइट कौन से पार्टिकल हैं? फोटोन्स। प्रकाश फोटोन नामक कणों से मिलकर बना है। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है पेपर में आपसे कि जो लाइट है इसका नेचर कैसा है? ड्यूअल, यानी कि वेव पार्टिकल दोनों। एक और आता है कि लाइट कौन सी वेव है, तो हम वेव को 2 कैटेगरी में और डिवाइड करते हैं। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य तरंगे, एक होती है ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। तो ये मैं वेव वाले चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, पर फिर भी यहां पे भी लिख लेंगे लाइट इज ट्रांसवर्स वेव। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ये अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स क्या होती हैं, टेंशन मत लेना, इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे वेव वाले चैप्टर में। तो वहीं पे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वेव को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगे हैं, लेकिन जब बात करेंगे हम साउंड की, ध्वनि की, आवाज की, तो साउंड होती है लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। कोई चाहे तो साइड में लिख सकता है कि साउंड कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्घ्य। जबकि लाइट कैसी वेव है? ट्रांसवर्स। यह क्या लिखा मिलेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, इन्हें लिख लो, ये सब पेपर में आई हुई हैं, लाइनें हैं। सर उसमें लड़ाई कैसे हुई? ट्विटर पर हुई क्या? कौन सी लड़ाई? किसमें लड़ाई कह रहे हो भाई जगदीश? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर लिखे, जब इनके आंसर पढ़ रहा हूं भी। अनुप्रस्थ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बंडल ऑफ फोटोन्स। ओके, एक बच्चा लिख रहा है हायरिंग। सर रवि क्या लिख रहे हैं?
नहीं जगदीश, जरूरत नहीं है, काम चल जाएगा इतने से। फिजिक्स स्पेशल बैच में क्या होता है, थ्योरी तो लगभग सेम से रहती है, बस उसमें मैं एमसीक्यू एक्स्ट्रा कराता हूं। जैसे हर चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, तो उस चैप्टर के एमसीक्यू भी होते हैं। एक तो ये फायदा होता है, थोड़ा बहुत और कुछ चीजें एक्स्ट्रा बता दी जाती है, पर लेकिन साइंस स्पेशल भी काफी है, बस इसमें एमसीक्यू नहीं होते। तो बस ये फर्क रहता है स्पेशल बैच में और इसमें साइंस स्पेशल में। अच्छा, साइंटिस्टों के बीच की लड़ाई। अच्छा भाई, एक क्वेश्चन मुझे बताएंगे, यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, यूपी फेवरेट, 3-4 बार पूछ ले यूपी ने। एक मेरा क्वेश्चन है, आपने एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, आइंस्टीन, सुना है? आइंस्टाइन। इससे क्वेश्चन आता है कि आइंस्टीन साहब को फिजिक्स का नोबेल प्राइज, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार उनकी किस थ्योरी के लिए मिला? सर रेनबो के लिए रिफ्लेक्शन प्लस रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन? दोनों डिस्पर्जन, ये दोनों ऑप्शन में थे। अब क्वेश्चन क्या था ये बताओ। वैसे ज्यादा अच्छा आंसर है रिफ्रैक्शन प्लस डिस्पर्जन, लेकिन डिफ्यूजन ना हो डिस्पर्जन के लिए, ध्यान रखना, कहीं तुम डिफ्यूजन को डिस्पर्जन लिख रहे हो। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज उसकी किस थ्योरी के लिए मिला है, ये बताएंगे आप मुझे। बहुत सारे, एक बच्चा कह रहा है ग्रेविटेशन। अरे भाई, ग्रेविटेशन के बारे में बताया न्यूटन ने, आइंस्टीन ने बताया। खैर उसकी एक थ्योरी थी जीटीआर, जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, पर बेसिक अगर नॉर्मली हम ग्रेविटेशन कह रहे हैं तो न्यूटन का नाम पहले दिमाग में आता है। नियमित रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, पहली क्लास देखो पता चल जाएगा नियमित रिफ्लेक्शन क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक बार भाई से बताना, बाकी बच्चे, एक बच्चा पूछ रहा है कि नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था। सिलेंडर जी आपका बिल्कुल ठीक है। देखो आइंस्टीन ने बच्चे एक बहुत ही फेमस थ्योरी दी है, उसका नाम है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी इसे बोलते हैं हम आइंस्टीन का सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। यह आइंस्टीन ने दिया 1905 में, और इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज नहीं मिला। ध्यान रखना, ये बहुत सारे बच्चे साइंस वाले टिक लगाते हैं स्पेशल थ्योरी पे। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1921 में। तो लिखेंगे आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में, आइंस्टीन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1921 में 1921 में प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला है। आइंस्टाइन was awarded Nobel Prize in 1921 for photoelectric effect, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हालांकि इसका जो ईयर है ना, ईयर पूछा था इस बार भाई, ये सीजल में 18 में, इससे पिछले वाले में, कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने किस ईयर में दिया, 1905। तो ये भी लिख लेना, इनके लिए नोबेल प्राइज तो नहीं मिला, पर इनके ईयर याद रखना, बहुत फेमस थ्योरी है। एक आइंस्टीन ने दी है जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। ये दिया बच्चे से 1915 में, तो इन दोनों के ईयर याद कर लेना। सर यूपी जूनियर टेट के लिए आपके नोट्स पढ़ ले तो क्वालिफाई हो जाएगा। भाई पढ़ लेना भाई, फायदा तो होगा ही। अब क्लियर होगा कि नहीं होगा ये मैं कहता नहीं, गारंटी तो भाई किसी चीज की नहीं है। गारंटी तो अपनी नहीं इंसान को कि आज निकला कल पहुंचे, कल तक
दोबारा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब थोड़ा सा इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन देख लेना। इस डेफिनेशन से क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। जैसे मैंने कहा कि बिहार में क्वेश्चन आया था इसके डेफिनेशन से। सुनना बड़े ध्यान से। यस 1921 बिल्कुल ठीक लिखा सभी ने। बिहार ऐसा ही सही कह रहे हैं शिवम। देखो ये बच्चे मान लो कि मेरे पास एक मेटल की धातु की एक शीट है, प्लेट है, धातु की एक चादर ले ली मैंने, एक शीट ले ली, मेटल शीट। अब आपको पता है भाई दुनिया की हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बनी है, एटम से। ठीक है, और इनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी घूम रहे होते हैं। ये आपको सभी को पता है कि दुनिया की हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है और एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर वक्कर लगाते रहते हैं, ये सबको पता है। आइंस्टाइन ने कहा कि भाई अगर आप किसी धातु की प्लेट पर, धातु की चादर पर एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का, मतलब बढ़िया फ्रीक्वेंसी का, अगर आप कोई बच्चे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरण डाल दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब क्या क्या है? जैसे कि आपका एक्स किरणें, एक्स रेज पढ़ेंगे हम इस आगे जाके, गामा रेज, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, ये सब पढ़ेंगे हम आगे। तो अब ये सुनो कि आइंस्टीन ने कहा कि अगर आप किसी मेटल की प्लेट पे, धातु की चादर पे एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का, सुटेबल फ्रीक्वेंसी का अगर आप कोई विकिरण, कोई रेडिएशन डाल देंगे, तो उस रेडिएशन के डलने से क्या होगा? जैसे वो रेडिएशन इस मेटल प्लेट पर डलेगी तो उसके डलने से इस मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। और ये जो घटना है इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रॉन इसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो इसकी वजह क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों कहा इसे? ध्यान सुनना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। यानी उसने कहा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब यह है कि आपने बच्चे प्रकाश डाला। देखो जो लाइट है ना, प्रकाश जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ऐसे ये भी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। उसने कहा कि जब आप एक अच्छी खासी फ्रीक्वेंसी का कोई रेडिएशन डालते हैं, रेडिएशन के डलने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। और आपको मैं आगे चल के बताऊंगा इलेक्ट्रॉन के भागने से बनती है करंट, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। तो यानी कि आपने प्रकाश डाला, प्रकाश डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो इसलिए मैंने बोल दिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो अभी क्या बोला, आपको क्या ध्यान रखना है? इसकी डेफिनेशन क्या है कि व्हेन, ऐसे लिखेंगे इमिशन, मैं लिखवा दूंगा अभी, पहले सुनना। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए मेटल शीट व्हेन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी हिंदी में सुनेंगे फिर लिखवाऊंगा मैं। जब एक सुटेबल को हिंदी में क्या बोलेंगे? सुटेबल फ्रीक्वेंसी। जब एक पर्याप्त आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय विकिरण किसी धातु की चादर पर टकराती है तो उस चादर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इस घटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, फिर मैं उसकी हिंदी बना लूंगा। यहां लिखेंगे, इंग्लिश में लिखेंगे, पहले लिख लो फिर लिखते समझ में आ जाएगा। इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल शीट when an electromagnetic radiation of suitable frequency incident on it, when an electromagnetic radiation of suitable frequency incident on it is called photoelectric effect, and emitted electron is called photoelectron, इंग्लिश वालों को मैं दोबारा बोल देता हूं जिन्हें थोड़ा सा लैंग्वेज समझ में नहीं आई होगी। यहां देखना, लिखा मैंने इमिशन, यहां देखते रहो सामने, फिर लिख लेना इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए metal sheet when an electromagnetic radiation of suitable frequency
इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड इमिटेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। हिंदी में लिखेंगे, जब एक पर्याप्त अरे इतना बड़ा लिख रखा है, इतना बड़ा दिख रहा है हमारे सामने, पता नहीं कैसे मोबाइल रखते हो भाई तुम, छोटा बड़ा लिख बोलते रहते हो। जब एक पर्याप्त आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जब एक पर्याप्त आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय विकिरण किसी धातु की चादर पर, जब एक पर्याप्त आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जब एक पर्याप्त आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय विकिरण जब एक पर्याप्त आवर्ती की वैद्युत चुंबकीय विकिरण किसी धातु की चादर पर टकराती है, किसी धातु की चादर पर टकराती है, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन निकलने की यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है। इलेक्ट्रॉन निकलने की यह घटना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाती है तथा निकलने वाला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है, तथा निकलने वाला इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो मैंने क्या कहा, अगर आपको बच्चे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन का निकलना या ना निकलना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12th क्लास में होता है। इलेक्ट्रॉन का निकलना ना निकलना वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, ठीक है। ये बच्चा कह रहा सर एक डाउट था, लाइट तो रिफ्रैक्शन में भी बैंड होती है और डिफ्रैक्शन में भी बैंड होती है, तो फिर डिफ्रैक्शन में भी रिफ्रैक्शन होता है। देखो रिफ्रैक्शन में लाइट बैंड हो रही है मीडियम बदलते हुए, कि लाइट हवा से पानी में गई तो स्पीड बदलने से मुड़ गई। डिफ्रैक्शन में क्या कि किसी ऑब्स्टेकल के चारों तरफ मुड़ जाना, वो अलग चीज है। यहां ध्यान सुनना बच्चे, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो आपने रेडिएशन डाली उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है। पता क्यों, देखो किसी फोटोन की अगर मैं एनर्जी लिखूं, जैसे मैंने कहा कि लाइट जो है वो फोटोन से मिलकर बनी है, यानी कि लाइट का मतलब आप ये भी कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो वैद्युत चुंबकीय विकिरण है, वो फोटोन से मिलकर बने हैं। क्यों, क्योंकि लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक पार्ट है भाई। एक्सरे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट, रेडियो, एक्सरे, गामा रे, माइक्रोवेव, लाइट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं कि लाइट फोटोन से मिलकर बनी है, तो आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुंबकीय विकिरण फोटोन से मिलकर बनी है। और एनर्जी जो होती है ना एक फोटोन की, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, तो किसी फोटोन की जो एनर्जी होती है वो होती है बच्चे E=h न्यू, और यहाँ पे न्यू क्या, फ्रीक्वेंसी है फोटोन की। तो फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। तो न्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की आवृत्ति, ये बच्चे फ्रीक्वेंसी है। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये फ्रीक्वेंसी है, जिसे फ्रीक्वेंसी को मैं एफ से लिखता हूं, पर इस वाली क्वेश्चन में स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसमें न्यू से लिखा जाता है, न्यू, इसे बोलते हैं न्यू। फ्रीक्वेंसी के लिए सिंबल है, आप चाहो तो सुविधा के लिए एफ भी लिख लो, एफ भी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी फोटोन की जितनी ज्यादा होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। तो जितना ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन टकराएगा तो क्या करेगा, वही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएगा। क्यों, उसकी वजह यह है कि इस इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक निकलने में भी कुछ इसकी एनर्जी वेस्ट होती है, अंदर के एटम पे टकरा के, जो अंदर एटम पड़े हुए हैं उनसे टकरा के इसकी कुछ एनर्जी वेस्ट होती है। तो मान लो कि इसे यहां से यहां तक निकलने के लिए चाहिए 20 जूल की एनर्जी, और फोटोन इसे मिला 15 एनर्जी वाला। तो इस इलेक्ट्रॉन ने 15 एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, तो 15 एनर्जी में तो केवल यहां तक पहुंच पाएगा, ये बाहर निकल ही नहीं पाएगा। मान लो जो फोटोन टकराया उसकी एनर्जी है 100 जूल, तो क्या करेगा, ये यहां से यहां तक निकलने, मान लो उसने 20 जूल खर्च कर दी, तो बाहर निकलने के बाद भी इसके पास 80 जूल बचेगी। अगर इसके पास टकराया 20 जूल वाला, इसे निकलने के लिए 20 जूल चाहिए, तो क्या करेगा, ये निकल के यहां पे तो आ जाएगा सरफेस पे, पर उसके बाद इसकी एनर्जी रहेगी 0, क्योंकि इसने सारी एनर्जी बाहर निकलने में खर्च कर दी। तो कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो किस बात पर डिपेंड करता है, याद रखेंगे, इमिटेड जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलता है कि नहीं निकलता है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि टकराने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी कैसी है। तभी मैंने लिखा है कि सुटेबल फ्रीक्वेंसी, या ध्यान देना, मैंने लिखा है पर्याप्त आवृत्ति। अगर फ्रीक्वेंसी सुटेबल नहीं हुई, यानी फ्रीक्वेंसी कम हुई, तो फोटोन की एनर्जी भी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा, ध्यान रखना। तो पेपर में बहुत बार आया है,
अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे या ज्यादा निकलेंगे, 10 निकलें कि 50 निकलें, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटेंसिटी, तीव्रता कैसी है। जो आप रेडिएशन डाल रहे हैं वो कम एनर्जी गिर रही है, यहां पे कम क्षेत्रफल पे एनर्जी बिखर रही है कि ज्यादा क्षेत्रफल पे एनर्जी बिखर रही है। कल मैंने आपको बताया था इंटेंसिटी क्या है कि एकांक क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर, यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी गिरी, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी पर, तीव्रता पर। कि आप बल्ब से मान लो कि लाइट फेंक रहे हैं कि बड़ी वाले हेलोजन से फेंक रहे हैं, तो इंटेंसिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, बीच में फंसा रह जाएगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर, आवृत्ति के ऊपर। ठीक है सर, जूल का डिटेल से पढ़ाई नहीं होगा क्या? JUL, जूल क्या भाई? जूल का JUL क्या है? ये जूल का डिटेल से पढ़ाई नहीं होगा क्या? ये क्या लिखा आपने JUL? तो पहले यहां पे मैं 2 बातें लिख देता हूं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख लेना भाई हिंदी वाले, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, विकिरण की इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, उसकी तीव्रता पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करेगी। दूसरा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा कि अंदर ही फंसा रहेगा, वो डिपेंड किस पे करेगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। तो फोटोन की आवृत्ति कम हुई तो उसकी एनर्जी कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो अंदर पड़ा है उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके बाहर तक आ ही नहीं पाएगा। एनर्जी ज्यादा होगी, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और क्या करेगा, बाहर निकल आएगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन 1 निकले कि 5 निकले, वो डिपेंड किस पे करेगा, इंटेंसिटी पे। दोनों क्वेश्चन को याद कर लेना, और एक ये डेफिनेशन भी, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। भाई राघव क्या लिख रहे हो? आपका क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं हुआ, प्लीज आप क्लियर करें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोमनाथ जी थैंक यू। सोनू भाई आपका डाउट क्लियर हुआ? एक बार मुझे बता दो अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो, क्योंकि अभी ये हिंदी में बताओ, हिंदी में बोल दिया भाई अमित मैंने। सर ABP न्यूज वाले डिसलाइक करने वालों को फौरन कह रहे हैं ये हमारी आवाज क्यों नहीं देते। भैया तुम्हें पता है कि जब सत्ता में बैठे मठाधीश आत्ममुग्धता में खो जाएं, उनके आसपास एक चाटुकारों की कोठरी क्रिएट हो जाए, तो फिर इस तरह की चीज होती है। सही बात अगर राजा तक, प्रशासक तक नहीं पहुंचेगी तो फिर उसे पता नहीं चलेगा कि दुख दर्द क्या है। उन्हें तो लगता है कि मैं कुछ भी काम करता हूं सब वाह वाह होती है। तो सही बात पहुंचेगी, आज नहीं तो कल पहुंचेगी। और कल NDTV ने भी आपने देखा कि पूरा क्लिप दिखाया, एक न्यूज चैनल है इंडिया अहेड, उसके ऊपर भी चला। इन्होंने भी कुछ ना कुछ तो बताना शुरू ही किया है। ललन टॉप ने कल इसके बारे में पूरा एक, आपने देखा ललन टॉप पे आया था ये, और भी जंग आ रहा, धीरे धीरे बातें बढ़ेंगी। क्या लिख रहे हैं? कुल्ब के बारे में पूछ रहे थे डिटेल। राघव भाई कभी तुम JUL लिखते हो, कभी KULM भी लिखते हो, समझ में नहीं आ रहा भाई क्या है, या तो हिंदी लिखो या इंग्लिश लिखो। सर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिख नहीं रहा। अच्छा, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा, वो इमिट होगा या नहीं होगा, वो फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करेगा। ठीक है, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैंने लिखा कि डिपेंड्स ऑन, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। इलेक्ट्रॉन का निकलना फोटोन की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये ट्रेंड कर रहे हैं हम। चलो अब मैं 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट आप मुझे बताएंगे। मैं चलो क्वेश्चन भी मैं बोलूंगा और आंसर भी, आपको बताना कि कितने आंसर आपको आते थे इनमें से, और ईमानदारी से बताना है। मैं क्वेश्चन बोल के 2-3 सेकंड चुप रहूंगा, आपको बच्चा टाइप नहीं करेगा, अपने मन में उसका आंसर सोचेगा, फिर मेरे आंसर से अगर मैच कर गया तो आपका ठीक है, नहीं तो गलत है। ठीक है, तो एक फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं। पेपर में क्वेश्चन आया कि आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज मिला किस थ्योरी के लिए, तो याद रखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो याद रखना कि जो टीचर ने हमें पढ़ाया था उसके लिए मिला, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए। स्पेशल थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है तो उसके लिए नहीं मिलेगा, ऐसे याद कर लो, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए मिला। दूसरा, अगर कोई आपसे कह दे कि जब कोई रेडिएशन किसी मेटल प्लेट पर टकराती है, किसी धातु की चादर पर टकराती है, तो इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलते हैं, इस घटना को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो किसी धातु की चादर पर पर्याप्त आवृत्ति की जब रेडिएशन विकिरण टकराएंगी
तो उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन निकले कि नहीं निकले, वो इलेक्ट्रॉन अंदर ही फंसा रहेगा या झटके से बाहर निकल जाएगा, वो डिपेंड इस बात पर करेगा कि फोटोन जो टकराया, यानी कि फोटोन यानी कि जो रेडिएशन टकराई, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। क्यों? फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी होगी उतनी ज्यादा, ये दोनों प्रोपोर्शनल है, समानुपाती। तो एनर्जी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे कि ज्यादा, वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, तीव्रता पे। कितना इंटेंस रेडिएशन आपने डाली है, कितना तीव्र आपने विकिरण डाली है, उस बात पे डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का निकलना ना निकलना। और मैंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं किसी मेटल शीट पे जब रेडिएशन टकराती है तो उसे बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए ही नोबेल प्राइज मिला था आइंस्टीन साहब को। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन मैंने बोले, इन 4 में से कितने आ रहे हैं आपको? जो इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे क्या लिखा है, मैंने कई बार बताया, इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नीचे लिखा था कि इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेदर इलेक्ट्रॉन विल इमिट और नॉट, इट विल डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन्स। रूप रानी का किसी का, अच्छा ओ लेन के, तो डांगी के 2 हैं, एक राघव के 2 हैं। तो भाई कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है ऐसा आपको इनमें से बताना भाई। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, मैंने लिखवाया अभी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भी लिखवाई कि इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना जब उसके ऊपर मेटल प्लेट के ऊपर रेडिएशन टकराएगी। ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा वो फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेगा। फ्रीक्वेंसी कम है टकराने वाले फोटोन की तो एनर्जी कम है तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, फ्रीक्वेंसी अधिक एनर्जी अधिक तो निकल जाएगा। एक मैंने बताया आपको कि जो इंटेंसिटी है उससे पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन कम निकलेंगे कि ज्यादा, ज्यादा इंटेंसिटी इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। चारों के चारों आ रहे हैं, सौरभ कह रहे हैं बहुत बढ़िया। चलो ऑल ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, जैसे इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर है, एक्चुअली में सॉरी प्रकाश का, लाइट का। देखो लाइट जो है ना बच्चों को मिलकर बनी है फोटोन्स से, फोटोन्स, ये फोटोन से मिलकर बनी है। फोटोन है ऊर्जा के पैकेट, और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। तो फोटोन है क्या, फोटोन एनर्जी के पैकेट हैं। लेकिन जब ये फोटोन भागते हैं ना तो एक ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। यानी जो लाइट है उसका ड्यूअल नेचर कैसे है कि लाइट मिलकर बनी है फोटोन नाम के कणों से, पार्टिकल से, लेकिन ये पार्टिकल भागते हुए एक वेव की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन तुम और मैं भागेंगे ना, हम भी तो भाई, हमारे पास भी तो वजन है, लेकिन हम बहुत ज्यादा भारी हैं, इसलिए हमारे भागते समय हमारे से एक वेव नहीं जुड़ी होगी। लेकिन अगर बहुत ही हल्का पार्टिकल हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन टाइप के, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना ये भी बहुत हल्का है। इलेक्ट्रॉन का मास आप सबको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का वजन है 9.1 गुणा 10 की पावर -31 किलोग्राम। तो इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि अगर इलेक्ट्रॉन पूरी स्पीड से भगा दो तो इलेक्ट्रॉन भी ऐसे बिहेव करता है जैसे एक वेव जा रही हो, एक तरंग जा रही हो। यानी ये बहुत ही हल्के पार्टिकल भागते हैं तो वो भागते समय एक वेव की तरह लगते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन का नेचर भी ड्यूअल नेचर है, इसकी प्रकृति भी द्वैत प्रकृति है। लेकिन पेपर में ये नहीं आएगा, पेपर में पता क्या आएगा, जो यूपी ट्रिपल में जो आया क्वेश्चन आएगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर ड्यूअल नेचर है, ये बात किस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुई। तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी प्रकृति भी द्वैत प्रकृति है, ये प्रूफ हुआ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से। ये साइंटिस्टों के नाम है, हिंदी में लिखेंगे डेविसन जर्मर प्रयोग एक्सपेरिमेंट। तो इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी द्वैत प्रकृति है, यानी इलेक्ट्रॉन भी कण और तरंग दोनों की तरह बिहेव करता है। ये बात डेविसन जर्मर प्रयोग से सिद्ध हुई। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज ड्यूअल नेचर, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। यूपी ट्रिपल एस में आया था। डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज ड्यूअल नेचर, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति भी द्वैत प्रकृति है, इसे डेविसन जर्मर प्रयोग से समझा जा सकता है। ऐसा कुछ करके आप लिख लेना, ठीक है। चलो अब जो लाइट वाला चैप्टर है भाई, इसमें कुछ पूछना है तो मैं आपको 10-5 मिनट का समय दे रहा हूं। तो मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था रिफ्लेक्शन से। उसमें एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि अगर बिल्कुल ही स्मूथ सरफेस हो, चिकनी सतह हो, तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन। ये मैंने आपको बताया है क्लास में कि अगर बिल्कुल ही प्लेन सरफेस है, चिकना बिल्कुल, तो इस पे प्रकाश की किरणें टकराएंगी। तो आपको पता है अगर बिल्कुल प्लेन सरफेस है तो उसमें प्रकाश की किरणें बिल्कुल पैरेलल आई, रेज ऑफ लाइट पैरेलल आई, तो पैरेलल ही वापस जाएंगी।
तो स्मूथ सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन या स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन या नियमित परावर्तन। आने वाली रेज जाने वाली रेज पैरेलल होंगी, ये 10 मिनट बताया था मैंने। और किसी का डाउट? जीतू कह रहे हैं फर्स्ट टाइम लाइव क्लास, ओके जीतू। वर्क फंक्शन, यस, अमर ने वर्क फंक्शन पूछा। अमर, जो मैंने आपको बताया था ना कि किसी इलेक्ट्रॉन कोई अंदर है मेटल शीट में, उस इलेक्ट्रॉन को अंदर से बाहर तक आने में वो जितनी एनर्जी खर्च करेगा उसे हम बोलते हैं कार्यफलन, वर्क फंक्शन। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को अंदर से सरफेस तक आने में, वो होती है हमारा वर्क फंक्शन। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? प्रकाश का रंग निर्भर करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, आवृत्ति पर। लाइट का जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप केवल वैक्यूम की बात करें, एक ही मीडियम की बात करें, मान लो कि मीडियम अगर नहीं बदल रहे, आप केवल एक पर्टिकुलर मीडियम की बात करें, तो लाइट का कलर आप वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों पे कह सकते हो कि डिपेंड करता है। अगर आप एक ही मीडियम की बात कर रहे हैं, अगर आप ओवरऑल बात करें तो लाइट का जो कलर है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब लाइट मीडियम बदलती है ना तो फ्रीक्वेंसी बदलती ना कलर बदलता। तो कलर क्यों नहीं बदलता? क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। जबकि मीडियम बदलते हुए तो वेवलेंथ बदल जाती है। तो अगर कलर वेवलेंथ पे डिपेंड करता तो फिर क्या होता बच्चे? फिर कलर भी बदलना चाहिए था। ये भी मैंने आपको बताया था। सर, घटना चक्र में तरंग धैर्य पर निर्भर करता बताया गया है। अगर फ्रीक्वेंसी ऑप्शन में नहीं दे रखा तो आप तरंग धैर्य पर टिक लगा सकते हैं। फिर आप ये मान लेना कि वैक्यूम की बात हो रही है, केवल एक ही मीडियम की। विवर्तन शॉर्ट में बता दीजिए। मैंने कल भाई बहुत बताया था, डिटेल में बताया था, शॉर्ट में क्यों? मैंने डिफ्रैक्शन विवर्तन बोला था कि मान लो कि लाइट जा रही है, अगर लाइट बच्चे उसे सामने कोई ऐसी दीवार मिल जाए, बड़ी, बहुत बड़ा कोई ऑब्स्टेकल, बहुत बड़ा अवरोध मिल जाए, तो लाइट उस पर टकरा के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर लाइट को एक ऐसा अवरोध मिले जिसका साइज मान लो कि आप ऐसे समझो, ये मान लो कि भाई अपनी लाइट थी, देखो अब समझ में आएगा आपको। ये मान लो कि लाइट ऐसे है, ये मैंने मान लिया कि लाइट का साइज है, ये लाइट का साइज है, ठीक है। अब लाइट सीधी जाती है, आपको पता है अगर लाइट को अपने साइज से बड़ा अवरोध मिल गया तो लाइट क्या करेगी? उस पर टकराएगी और जिस एंगल पर टकराई है उसी एंगल पर वापस आ जाएगी। लेकिन मान लो कि लाइट कभी जा रही थी, ये मान लो कि लाइट का साइज है ऐसे, और लाइट को बच्चे एक ऐसा अवरोध मिला जिस अवरोध का साइज जो है, ऑब्स्टेकल का जो साइज है वो कैसा है? छोटा है लाइट की वेवलेंथ से, तरंग दैर्घ्य से। फिलहाल मान लो लाइट के साइज से, तो लाइट जाएगी, इस पर टकराएगी और टकराने के बाद बच्चे क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, किधर को? बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, यानी टकरा के वापस नहीं आएगी। तो अगर लाइट तभी वापस आती है टकरा कर, अगर लाइट ऐसे अवरोध से टकराए जिसका साइज प्रकाश की वेवलेंथ से ज्यादा हो। अगर लाइट बच्चे ऐसे अवरोध से टकराएगी जिसका साइज लाइट की वेवलेंथ से कम हो, तो लाइट उस पर टकरा कर क्या हो जाएगी? बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी, यानी आगे निकल जाएगी। टकरा के वापस नहीं आएगी, टकरा के मुड़ कर वापस निकल जाएगी, ठीक है। ये समझाने के लिए बताया मैंने। तारे अपने रियल हाइट से ज्यादा या कम दिखता है? तारा जहां पर भी है वो तो वैसे ही है, पर वो टिमटिमाता हुआ दिखेगा, वो फ्लक्चुएशन मैंने बताया होगा आपको रिफ्रैक्शन में, ठीक है। अब एक बार बार रिपीट मत कराओ, कुछ नया पूछो। रेड रोज ग्रीन में ब्लैक क्यों दिखता है? ये मैं बता रखा है, रिफ्लेक्शन वाली क्लास देखो राहुल, कि लाल रंग का गुलाब हरे प्रकाश में काला क्यों दिखता है। परावर्तन रिफ्लेक्शन वाली क्लास देखोगे, चौथी पांचवी क्लास में कराया होगा। नहीं सर, ऑप्शन में दे रखा है, मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा स्क्रीनशॉट लेकर क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। तो आप मुझे स्क्रीनशॉट करके भेज देना। और भाई किसी को डाउट है आगे चलें? अब मैं आपको बता देता हूं मैंने आपको क्या क्या टॉपिक पढ़ाए हैं, फिर मैं नए टॉपिक पे आ रहा हूं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, TIR, स्कैटरिंग, रेनबो, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, नेचर ऑफ लाइट, ये सारी बातें बताई है, ठीक है। सिलेंडर हम आगे वे में पढ़ेंगे, ठीक है। चले आगे, ओके। ये सबसे बड़ा चैप्टर था, इस चैप्टर के सब बच्चे क्वेश्चन करेंगे। अब किसी भी प्रीवियस कोई भी बुक खरीद लेना, आप अरियंत की कोई भी खरीद लेना, उसमें प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। कौन से? लाइट वाले, प्रकाश वाले। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे भेज देना, ठीक है। अपना व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप कह रहा हूँ सॉरी, टेलीग्राम चैनल आपने सबने ज्वाइन कर रखा होगा, अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। इसी मैंने एक चैट वाला भी एक ग्रुप बना दिया है, इसी के अंदर
तो अंकुर सर फिजिक्स में तो केवल मैं ही कुछ भी डाल सकता हूं, पर एक अलग से चैट ग्रुप भी है इसमें, तो इसमें कोई स्पेस नहीं है। अंकुर के बाद सर फिजिक्स में कोई स्पेस नहीं है, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ मैं बहुत सारे नोट्स पीडीएफ डालता रहता हूँ। तो आपके कोई डाउट होंगे तो उसे डाल देना, आपस में सोल्व कर लेना, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। अब लिखेंगे बच्चे हम लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण, लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण। क्या भैया रोज के रोज कुछ ना कुछ व्यवस्था, आज किस लिए, किस खुशी में? घटना चक्र भी ठीक है सर। यंग के द्वितीय छिद्र का प्रयोग बता देना, कल जिक्र किया था मैंने उसका। सौरभ कल की क्लास देखो। यंग का द्वितीय छिद्र का जो प्रयोग है वो व्यतिकरण से संबंधित है, और उसमें जब दोनों छिद्रों से जब लाइट पास करती है तो क्या करती है बच्चे, वो कुछ पैटर्न बनाती है, उन्हें हम कहते हैं फ्रिंज। उन फ्रिंज की चौड़ाई से मैंने क्वेश्चन भी कराया था, फॉर्मूला भी लिखवाया था। करुणाकर भाई आप ये कौन से लैंग्वेज में लिख रहे हैं? तो लेंस और मिरर स्टार्ट कर दें भाई, कोई आपत्ति किसी बच्चे को? सर बुक घटना ठीक है। अगर हाइट पूछेगा तारे का तो बच्चा थोड़ा सा ऊपर लिखना, हल्का सा ऊपर। हाइट पूछेगा तो थोड़ा सा ऊपर। चलो यहां देखो, सबसे पहले बच्चे हम लिखेंगे, मैंने आपको प्लेन मिरर तो पढ़ा दिया है, अब हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर हम। अवतल दर्पण देखो, सबसे पहले आप दो चार चीजें समझो। एक कॉनकेव मिरर जो है ना, ये प्लेन तो है नहीं कि जो सीधा दिखाऊंगा, ये होते हैं कॉनकेव मिरर, थोड़ा सा कर्व शेप में। कॉनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, अवतल और उत्तल, इन्हें हम स्फेरिकल गोलाकार दर्पण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक पूरा गोला है तो उस गोले में से काट के बनाए जाते हैं, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स को स्फेरिकल गोलाकार मिरर भी कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो अपने पास एक कॉनकेव मिरर, इससे पहले मैं कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूं, इसे ध्यान समझना। कुछ बच्चे घटना चक्र को गलत बता रहे हैं, हाँ कुछ आंसर गलत होते हैं इसलिए बता रहे हैं, वैसे घटना चक्र कोई बेकार बुक नहीं है, और आंसर सब में गलत है, ऐसे कोई वो नहीं है कि किसी में सही हो सारे के सारे। देखो बच्चे, ये मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है, इसका जो बिल्कुल मिड पॉइंट है, ये मध्य बिंदु, इसे लिखूंगा मैं P। कुछ बेसिक बातें सीख लो, इसे हम बोलेंगे पोल ध्रुव। अच्छा, अगर मैं इस मिरर को पूरा गोल कर लूं, पूरा गोल कर लूं, तो आपको पता गोले का एक सेंटर बनेगा, और जो गोले का सेंटर होगा ना बच्चे, वही सेंटर इतने से हिस्से का भी होगा। तो कोई सर्कल अगर आपके पास में हो, जो सेंटर पूरे सर्कल का है वही सेंटर किसी भी हिस्से का होता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जो मैंने इतना सा पार्ट लिया इस गोले का, ये भी इसका सेंटर भी क्या होगा, वही जो पूरे गोले का है। तो इस सी को मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो ये बच्चे अपना सेंटर है, ये अपना पोल है, तो वक्रता, इस वक्र का जो सेंटर है वो ये है, ये पोल। अच्छा, इन दोनों के बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं एफ, और एफ का मतलब होता है फोकस। ये ठीक बीच में होगा इन दोनों के, उसे हम बोलते हैं फोकस। यहां ध्यान देना, ये देखो फोकस क्या बीमारी है। अगर मैं बहुत दूर से टॉर्च से एक लाइट छोड़ूं,
जब टॉर्च से बच्चे प्रकाश छोड़ेंगे, लाइट छोड़ेंगे, तो लाइट जैसे इस कॉनकेव मिरर पर टकराएगी, तो लाइट इस कॉनकेव मिरर पर टकराने के बाद ना, अरे सॉरी क्या लिख दिया मैंने, लाइट इस कॉनकेव मिरर पर टकराने के बाद में सारी की सारी लाइट एक ही फिक्स पॉइंट पर मिलेगी जाकर, और उस पॉइंट को हम बच्चे बोलते हैं फोकस। तो फोकस का मतलब ये होता है जहां पर प्रकाश की पैरेलल समांतर किरणें आकर मिरर पर टकराने के बाद मिल जाएं, उसे हम बोलते हैं फोकस। तो कनकेव मिरर में अपने बच्चे मैंने कहा कि टॉर्च से लाइट छोड़ी, वो लाइट गई, प्रकाश गया, उस प्रकाश को मैंने दिखाया इन लाइनों से, तो प्रकाश की किरणें जा रही हैं, तो प्रकाश की किरणें कनकेव मिरर पर टकराकर जिस पॉइंट पर इकट्ठा हो जाएंगे, जिस पॉइंट पर जाकर बच्चे मिलेंगे, उस पॉइंट को हम बच्चे क्या बोलते हैं, फोकस। तो आपने देखा कि कनकेव मिरर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है, इसलिए हम इसे कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि प्रकाश की किरणें इकट्ठी कर रहा है। कन्वर्जिंग मिरर, इसे हम कहते हैं अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। तो ये नाम लिख लेना। तो मैंने कहा ये सेंटर है, ये फोकस है, ये बच्चे आपका पोल है, ठीक है। अच्छा मुझे पता कैसे चला, ये ध्यान सुनना, कि मुझे कैसे पता चला कि कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज ही करेगा। भाई मैं ऐसा भी तो कर सकता था कि जैसे इस कॉनकेव मिरर के ऊपर जाके लाइट टकराई, तो लाइट टकराने के बाद ये प्रकाश की किरणें हो सकता है कि फैलाता हो, डाइवर्ज करता हो। तो मुझे कैसे पता चला कि कनकेव मिरर पर जब लाइट टकराएंगी तो लाइट कन्वर्ज ही होंगी, वो लाइट इकट्ठा ही होगी। देखो मुझे पता कैसे चला, याद करो प्लेन मिरर, समतल दर्पण, जिस बच्चे को याद होगा मैंने आपसे कहा था ये प्लेन मिरर है, समतल दर्पण। अगर आप इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लंबवत लाइट डालेंगे, अगर प्रकाश की किरण बिल्कुल ही परपेंडिकुलर डालेंगे, तो मैंने कहा था लाइट इस पर टकराकर अपने पाथ पर वापस आ जाएगी, बताया था। इसे हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, लंबवत आपतन। तो अगर लाइट कभी मिरर पर परपेंडिकुलर टकराए, बिल्कुल परपेंडिकुलर टकराए, तो टकराने के बाद उसी पाथ पर क्या जाती है बच्चे, वापस। अब मुझे एक चीज बताना, ये आपका सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। अगर मैं बच्चे यहां से एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट खींच दूं सर्कल पे, इसे हम बोलते हैं टेंजेंट स्पर्श रेखा। टेंजेंट स्पर्श रेखा वो लाइन है जो एक ही पॉइंट पर टच करती है, ठीक है। अभी बच्चे मेरे पास में थी टेंजेंट स्पर्श रेखा, अगर मैं सेंटर से इसके ऊपर एक लाइन डाल दूंगा तो लाइन बच्चे परपेंडिकुलर होती है, लंबवत होती है, बिल्कुल लंबवत। तो सेंटर से कोई भी लाइन जब आप डालते हैं किसी भी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर डालो तो ये बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सेंटर से यहां पे एक लाइन डाल लो तो ये भी एंगल कितना बनेगा, 90। ये भी एंगल कितना बनेगा, 90। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं सेंटर से इस मिरर के ऊपर बच्चे एक लाइन डाल दूं, तो ये जो लाइन इसके ऊपर डलेगी, यानी कि लाइन इसके ऊपर जैसे डलेगी यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है कि कोई भी मिरर है उसके ऊपर जो लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल अभिलंब। तो आप इतना समझ सकते हैं कि कनकेव मिरर में नॉर्मल से जो लाइन जाती है वो लाइन एक नॉर्मल अभिलंब की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल कितना एंगल बनाता है सतह से, 90 डिग्री का। अगर मैं यहां पे एक टेंजेंट खींच दूंगा तो एंगल भी तो 90 ही बनेगा। ऐसे अगर यहां पे एक टेंजेंट खींच दूंगा तो एंगल 90 तो बनेगा। तो बस सीधा याद रखो कि भाई ये अपना क्या है, जो भी लाइन सेंटर से जाएगी, जो भी लाइन सेंटर से जाएगी उसे हम नॉर्मल अभिलंब कह सकते हैं। अब यहां सुनना बड़े ध्यान से, याद करो रिफ्लेक्शन का नियम। रिफ्लेक्शन का नियम क्या कहता है, यहां लिख देता हूं मैं। रिफ्लेक्शन का नियम ये कहता है, ये नॉर्मल है अपना, कि लाइट नॉर्मल पे जिस एंगल पे आएगी लाइट नॉर्मल से उसी एंगल पर जाएगी, बताया था। दूसरा, अगर ये नॉर्मल बीचों बीच होता है, अगर इंसिडेंट रे इस तरफ है तो रिफ्लेक्टेड रे इस तरफ होगी। अब मुझे बताना, ये लाइट जाके टकराई यहां पर, ये मेरा नॉर्मल है, तो मुझे बताना अगर नॉर्मल से एक रे इस तरफ है तो एक रे इस तरफ होनी चाहिए ना, यानी ये वाला आंसर हमारा गलत है। ये लाइट को डाइवर्ज नहीं करता, कन्वर्ज करता है, क्योंकि लाइट जिस एंगल पर आएगी उसी एंगल पर जाएगी। अगर ये नॉर्मल है मेरा, ये नॉर्मल है n, तो एक लाइट नॉर्मल के इस तरफ होती है, एक लाइट नॉर्मल के इस तरफ होती है। ऐसे मैंने यहाँ पे नॉर्मल खींचा तो ये रे आई, तो एक लाइट नॉर्मल के इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट आए और टकरा के इधर ही चली जाए, नॉर्मल बेचारा ये पड़ा और दोनों की दोनों रे उस तरफ ही हों, ऐसा नहीं होगा। तो एक कन्वर्जिंग है, ये मुझे इसलिए पता चला, ठीक है। अरे आई बात समझ में तुम्हें, ये जो मैंने एक बात बताई है तुम्हें अभी कि कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, इसके लिए मैंने प्लेन मिरर की पहली दूसरी क्लास यूज की है। तो जिन बच्चों ने पहली दूसरी क्लास को ध्यान से पढ़ा होगा, उस दिन भी मैंने सेम चीज पूछी थी आपसे ये वाली, तो उस चीज को मैंने आज यहां अप्लाई किया।
सर प्लीज़ बताइए सिलेबस कब तक होगा? नहीं पता भाई कब तक होगा, आंसर है ये। ठीक है, अब आगे मत पूछना। अरे क्लियर है कि नहीं है? सब बच्चे बताओ, जिसे नहीं है बताओ। शर्त यह है कि उसने प्लेन मिरर पढ़ रखा हो। भाई कैसे बता दूं? नहीं पता भाई सुमित, कैसे बताऊं कब तक होगा? क्लास होती रहेंगी, जल्दी हो जाएगा, नहीं होंगी तो नहीं होगा। बाकी जैसे बार बार पूछोगे ना, फिर मैं शॉर्टकट मारने लग जाऊंगा, अगर आपको सिलेबस बहुत जल्दी करना है। चलो मैं इसे मिटा के बता देता हूँ। एक बच्चा कह रहा है सर एक बार मिटा के दोबारा बता दो। देखो मिटा के दोबारा देख लो। देखो ये है मेरा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। मैंने बताया था मिरर होगा तो उसका पीछे वाला हिस्सा सिल्वर कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। ये मिड पॉइंट है, ये क्या है? पोल, ध्रुव। ये क्या बच्चे? इस कर्व का सेंटर। दोनों के बीच में क्या आएगा? फोकस। ये लाइट जाके टकराई, मुझे नहीं पता ये लाइट ज़्यादा टकराने के बाद में फैलेगी या मुड़ेगी, मैं कुछ नहीं जानता। पर मैं एक बात जानता हूँ कि सेंटर से जो भी लाइन जाती है वो नॉर्मल अभिलंब की तरह काम करती है। तो नॉर्मल की तरह काम करती है तो ये नॉर्मल से लाइट एंगल, मान लो जितना एंगल बना रही है, तो अगर एक लाइट नॉर्मल से इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ होनी चाहिए, तो यानी कि लाइट आके इधर मुड़ेगी। जिस एंगल पर आई उसी एंगल पर, जिस एंगल पर आई थी उसी पर जाएगी। ऐसे एक नॉर्मल यहाँ खींच लो, अरे लाइट नॉर्मल से आई जितने भी एंगल पे, उतने एंगल पे वापस जाएगी। क्योंकि अगर ये नॉर्मल बीच में है तो एक रे इस तरफ होनी चाहिए, एक इस तरफ होनी चाहिए। ये नॉर्मल है बीच में, इसके एक रे इस तरफ होनी चाहिए, एक इस तरफ होनी चाहिए। क्लियर है? फिर समतल दर्पण में 2 डाउट आ रहे हैं, मैंने अभी आपको व्हाट्सअप किए हैं, प्लीज एक्सप्लेन। अरे भाई, अरे भाई क्या मतलब आज पूरा मोटा करके छोड़ोगे? ब्रेड, पकोड़ा, रसगुल्ला, कोल्ड ड्रिंक, इतना फास्ट फूड। किसका जन्मदिन आज? अब अभिषेक सर हिस्ट्री वाले? अच्छा, कहाँ पे है वो? है रूम पे, मतलब बोला कि कर दो है। ओके। देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, जगदीश ने। भाई जगदीश अभी तो बताया तुम यार, ऐसे ये क्वेश्चन क्यों पूछते हो थके हुए? क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तथ्य पर निर्भर करता है। उसने पूछा कि प्रकाश का रंग किस बात पर निर्भर करता है। ठीक है, पहला उसने लिखा प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ पर पूछा उसने। दूसरा बोला कि प्रकाश उत्सर्जित करने वाले स्रोत पर, उस ताप पर जिस पर प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, वह माध्यम जिससे गुजरकर प्रकाश नेत्र में पहुंचता है। देखो लाइट का जो कलर है वो बच्चे डिपेंड करता है, हमें पता फ्रीक्वेंसी पे। तो मैंने कहा था अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखा तो आप वेवलेंथ से काम चला सकते हैं। हालांकि इसमें अगर पता है बी और सी ऑप्शन भी डीप में जाए तो वो भी सही हो सकते हैं, पर तुम ऐसे काम चला लो। दूसरा क्वेश्चन है, जब कोई तरंग किसी दर्पण में से परावर्तित होती है तो परिवर्तन आता है उसके, ये मैंने लिखवाया था, उसके वेग में, वेलोसिटी में आएगा। तो 12वें का इसने गलत आंसर दे रखा है, इसकी वेलोसिटी वेग है, वो वेलोसिटी में आएगा, गलत दे रखा है वो वाला क्वेश्चन, गलत दे रखा था। फोकस के बारे में अगर बता दो तो जगदीश भाई वो क्वेश्चन उसने गलत दे रखा है। दूसरा भी अगर मैं चाहूँ ना गलत कर सकता हूँ, पर काम चलाने को वेवलेंथ मान लेते हैं, लेकिन दूसरा तीसरा भी ठीक है वैसे ऑप्शन। चलो यहाँ देखो बच्चों, अब ये मैंने मिटा दी सारी चीज़ें। अब सब बच्चे यहाँ देखते रहना भाई, टाइम बहुत ख़राब हो गया आज, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बच्चे अपना है सेंटर, ये है फोकस। देखो ये अगर बहुत दूर आप मिरर से चले जाओ तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन्फिनिटी, अनंत, इसे बोलेंगे इन्फिनिटी। अब सब बच्चे ध्यान देना, जो काम की बात है,
इस फोकस से लेके पोल तक की दूरी को क्या बोलेंगे? फोकस से पोल तक की दूरी को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, फोकल दूरी। तो यहाँ पे जो स्मॉल एफ है, ब्लैक से लिख देता हूँ मैं ताकि साफ साफ दिखे आपको। तो जो स्मॉल एफ है इसे बच्चे हम बोलते हैं फोकल दूरी, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? फोकस तक की दूरी, हिंदी में बोलेंगे फोकल लेंथ, फोकल दूरी। अच्छा, कोई भी मिरर हो या कोई भी सर्कल हो, सेंटर से लेकर सरकमफ्रांस, सेंटर से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है बच्चों? हमारी रेडियस। ठीक है, तो आर को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या, हिंदी में लिख देता हूं मैं वक्रता त्रिज्या। अच्छा बच्चे, यहां पे एक चीज बताओ मुझे कि भाई रेडियस होगी सेंटर तक की दूरी, फोकल लेंथ हो गई फोकस तक की दूरी, और मैंने आपको बताया था कि फोकस जो है सेंटर और पोल के बिल्कुल बीच में होता है। तो इसका मतलब यह है कि जो फोकल लेंथ होगी वो रेडियस की आधी होगी। इस रिलेशन को याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आ जाता बहुत ही सिंपल सा। अगर फोकल लेंथ 5 मीटर है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 10। ये 3 है तो कितना होगा? 6। या ये 5 है तो कितना होगा? ये 2.5। तो रेडियस जो है फोकल लेंथ की डबल है। ये 5 है तो ये 2.5 होगा, आधा होगा। फोकल लेंथ जो होती है रेडियस की आधी। यहां तक का उतारो, फिर मैं बताऊंगा इसमें क्वेश्चन क्या करने हैं क्लास के हिसाब से। ये लिख लो भाई यहां तक, ये याद रखना सीक्वेंस, पोल, फिर फोकस, डबल दूरी पर सेंटर, फिर बहुत दूर इन्फिनिटी। ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस है, रेडियस फोकल लेंथ की डबल है या फोकल लेंथ रेडियस की आधी। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं सब बहुत ध्यान से समझना आप, बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें। देखो यहां देखेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चे। आपको समझो इसमें 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। एसएससी पीसीएस में नॉर्मली क्वेश्चन आता है कॉनकेव मिरर का हम यूज कहां करते हैं, इसका उपयोग कहां किया जाता है, ये क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आ जाता है सीडीएस में, एनटीपीसी में, रेलवे वगैरह में, कि भाई कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई वस्तु फोकस पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कोई वस्तु सेंटर पर रखी है तो इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा, ऑब्जेक्ट रखा है फोकस और पोल के बीच में तो उसकी इमेज कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां बनेगी। तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों को बड़ा परेशान करते हैं, तो इनके आज हम दूर करेंगे इस परेशानी को। यहां देखो, इस कनकेव मिरर के सामने मान लो कि मेरे पास ये वस्तु है मार्कर, ये ऑब्जेक्ट है मार्कर, तो आप इसे आप 6 जगह रख सकते हो बच्चे, फोकस और पोल के बीच में, ठीक फोकस पे, फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक सेंटर पे, सेंटर इन्फिनिटी के बीच में, और ठीक इन्फिनिटी पर। तो मैं नंबर डाल देता हूं, पहला नंबर इन्फिनिटी पर, दूसरा बीच में, तीसरा सेंटर पर, चौथा बीच में, पांचवा फोकस पे, छठा बीच में। तो पहला भी समझो क्वेश्चन क्या आएगा, आंसर तो बहुत आगे की बात है। देखो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने, आपसे कहेगा कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट फोकस पे है। आपने देखा फोकस, ये रहा फोकस, फोकस पे एक वस्तु है, कौन सा नंबर है? 5, यानी वो 5 नंबर की बात कर रहा है। तो जो मैंने सर्कल बनाया है ना, ये सर्कल आपको बता क्या रहा है, मैं यहां पर लिख देता हूं। सर्कल आपको बता रहा है ऑब्जेक्ट की पोजीशन की, ऑब्जेक्ट कहां पर है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति बता रहा है सर्कल, गोला। तो अगर मान लो मैं आपसे कह दूं कॉनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु सेंटर पे, आप कहोगे सेंटर, सेंटर, पोल, फोकस, सेंटर, सेंटर तो ये रहा, सेंटर पे वस्तु है, वस्तु क्या होती है? सर्कल। तो कौन सा नंबर है? 3 नंबर, यानी वो 3 नंबर की बात कर रहा है। कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, अनंत पर, 1 नंबर की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, 6 नंबर की बात कर रहा है। सेंटर और फोकस के बीच में है, 4 की बात कर रहा है। बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से परे, परे का मतलब है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो 2 नंबर की बात कर रहा है। तो आपको पेपर में वो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा खुद से कि ऑब्जेक्ट कहां पर है।
आप बस उसका नंबर पढ़ लेना। अब उसकी इमेज कैसे बनेगी वो हमें बताना है पेपर में। तो इमेज को बच्चे मैं बनाऊंगा डब्बे से, बॉक्स से। देखो इमेज ऐसे बनाएंगे, पहला एफ पर, दूसरा बीच में, तीसरा सी पर, चौथा बीच में, पांचवा इन्फिनिटी पर, जगह खत्म हो गई, छठा यहां बना दिया मैंने। जितने भी क्वेश्चन कनकेव मिरर में आ सकते हैं वो सब के सब इसी डायग्राम में हैं, बस आपको निकालने आने चाहिए। अब देखो इससे आप जितने भी क्वेश्चन है कैसे करेंगे, आपकी सारी समस्याएं जो बचपन से हैं इस टॉपिक को लेकर वो भी दूर हो जाएंगी। देखो पेपर में क्वेश्चन आया, अवतल दर्पण कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु फोकस पे है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, अनंत पे। तो कनकेव मिरर ये रहा, इसके सामने ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कहां लिखा है, ये रहा इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चे हमारा, सर्कल। यानी वो किस नंबर की बात कर रहा है, एक नंबर की। तो कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, यानी एक नंबर की बात कर रहा है। तो इमेज एक नंबर कहां बनेगी बच्चे, फोकस पे। भाई एक नंबर की इमेज तो एक नंबर होगी ना। भाई राहुल की इमेज राहुल आएगी, अमित की इमेज अमित आएगी, पप्पू की इमेज पप्पू आएगी, और आजकल जो हमारे टारगेट पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री, उनकी इमेज वही आएगी। अब उनका नाम मैं गलत लेना नहीं चाह रहा क्योंकि एक मर्यादित पोस्ट पे हैं वो, ठीक है। तो अगर वस्तु रखिए इन्फिनिटी पर, इमेज बनेगी फोकस पे। दूसरा क्वेश्चन आ जाए, कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु सेंटर पर रखी है। तो सेंटर तो ये रहा, सेंटर पे वस्तु का मतलब है कौन सा नंबर, 3 नंबर। तो 3 नंबर की इमेज भी कहां बन रही है बच्चे, सेंटर पे ही बन रही है। तो यानी कि कनकेव मिरर के सामने अगर आप उसके सेंटर पे हैं तो इमेज भी बनेगी सेंटर पे, इन्फिनिटी पे है तो बनेगी फोकस पे। अगर आप बच्चे फोकस में हैं 5 नंबर, तो इमेज कहां बनेगी आपकी, इन्फिनिटी पर। अगर आप बच्चे फोकस और पोल के बीच में है 6 नंबर, तो आपकी इमेज कहां बन रही है, 6 नंबर, बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। कनकेव मिरर के सामने आप हैं सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, यानी कि 2 नंबर। तो 2 नंबर की इमेज कहां बनेगी बच्चे, सेंटर और फोकस के बीच में। तो ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, पेपर में आपको बता देगा कि भाई फला जगह रखा है, वहां का नंबर देख लेना, वही नंबर आप डब्बे से मैच करा देना, तो आपको पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति पता चल जाएगी। आई बात समझ में। अब मैं आपको यहां पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सब बच्चे उसका आंसर लिखेंगे जो भी लाइव हैं। मैं एक पोजीशन दूंगा पेपर के हिसाब से और आपको बताना है कि इमेज कहां बनेगी। क्वेश्चन है मेरा, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने, कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी हो, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज बताओ कहां बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां पर बनेगी, बताइए। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी। सेंटर और फोकस, सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट, ओके, इमेज कहां बनेगी, ठीक है। ये 1 2 3 4 मत लिखो, आपको बताना कि सेंटर बनेगी, फोकस बनेगी, बीच में बनेगी, कहां बनेगी। ये मत लिखो 1 2 3, पेपर में 1 2 3 नहीं लिखना। देखो आप एक चीज देखो, ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर कहां पे है, ये रहा, फोकस ये रहा, इनके बीच में ऑब्जेक्ट है। अब ये मत कंफ्यूज होना कि सेंटर फोकस के बीच में तो 4 नंबर भी है 2 नंबर भी, ऑब्जेक्ट के लिए सर्कल का नंबर पढ़ना है। सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है, यानी कि 4 नंबर की बात कर रहा है वो, तो 4 नंबर की इमेज बनेगी 4 नंबर, क्योंकि सोनिया गांधी की इमेज सोनिया गांधी होगी, राहुल गांधी की इमेज राहुल गांधी होगी, तो 4 नंबर की इमेज 4 नंबर। तो 4 नंबर इमेज कहां बन रही है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, यानी कि बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से परे, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। समझ रहे बात को, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। लोकेंद्रा इग्निटी नहीं लिखना, सेंटर और इन्फिनिटी या बियॉन्ड द सेंटर। सुजीत, अनिल, रूप, रानी, राकेश, पवन, लोकेंद्रा, आकाश, नीरज, विनोद, अनुराग, रूपम, सौरभ, प्रेम सागर, रोहित, अमित, अनिल, राजीव, राहुल, शेफाली, अर्नव, विनोद, राघव, अमित, सबका ठीक है। चलो अच्छा, ये तो आपको एक छोटी सी बात पता चली कि ऑब्जेक्ट यहां तो इमेज कहां। अब वो इमेज उल्टी है कि सीधी, आप बता दोगे चुटकियों में। देखो अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, इमेज बनी थी फोकस पे, अब ये इमेज उल्टी है कि सीधी है, जितने भी डब्बे लाइन के नीचे, अगर डब्बे लाइन के नीचे मैं बना रहा हूं इसका मतलब है कि इमेज बनेगी उल्टी, इनवर्टेड।
ये उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड, उल्टे प्रतिबिंब। अगर डब्बा लाइन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि इमेज है सीधी, इरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब, सीधा। अच्छा, एक बात मैंने आपको बताई थी, प्लेन मिरर में अगर कोई इमेज उल्टी है तो 100% वो होगी रियल, वास्तविक, यानी आप इसे स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वास्तविक। ठीक है। अगर बच्चे कोई इमेज सीधी है तो होगी वर्चुअल, आभासी, इसे स्क्रीन पर नहीं उतारा जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आप मुझे आंसर देंगे। यही पेपर का क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझेंगे। क्वेश्चन है, कनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने, पहले हल्का रसगुल्ले का सेवन किया जाए। बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया तुमने। मैंने कहा अगर आपको कनकेव मिरर से सीधी इमेज प्राप्त करनी है, इरेक्ट इमेज प्राप्त करनी है, तो ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां रखनी पड़ेगी? अगर अवतल दर्पण से सीधा प्रतिबिंब चाहिए, आप चाहते हैं कि आपकी इमेज सीधी हो, तो आप बताइए कि आपका ऑब्जेक्ट, वस्तु कहां होनी चाहिए? इमेज आपको चाहिए सीधी, तो वस्तु कहां होनी चाहिए? बहुत बढ़िया, सुमित ने सही आंसर दिया। सबका ठीक है। पवन, सोनिया, मनु, राहुल, विनोद, राघव, धर्मजीत, सौरभ, पंकज, आकाश, मनीषा, अनिल, पवन, सैफाली, डांगी, राघव, जितेंद्र, अनिल, मनु, प्रवीण। देखो इमेज बच्चे आपको सीधी चाहिए, ये सारी तो उल्टी इमेज है, सीधी इमेज तो ये है 6 नंबर वाली। तो सीधी इमेज आपको 6 नंबर वाली केवल कब मिल सकती है? अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। तो कनकेव मिरर में केवल एक ही जगह खड़े होना पड़ेगा आपको, पोल और फोकस के बीच में, तभी आपको इमेज सीधी मिलेगी। इसके अलावा फोकस से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी खड़े हो जाओ, इमेज मिलेगी उल्टी। दूसरा, अब बच्चे एक चीज और यहां पे देख लेंगे साइड में कि कनकेव मिरर एक ऐसा मिरर है जो आपको सीधी इमेज भी दिला सकता है और जो आपको उल्टी इमेज भी। तो दोनों तरह की इमेज, सीधी और उल्टी इमेज बनाने का गुण किस में है? कनकेव में। इसकी खास बात यह है कि नजदीक खड़े हो जाओ तो इमेज बनेगी सीधी, दूर खड़े हो जाओ तो बनेगी उल्टी। दूसरी बात, अब मैं पता करूंगा कि जो इमेज बनेगी वो छोटी बनेगी या बड़ी। मान लो कि मेरा मार्कर है, मैंने इसे अलग अलग जगह रखा, 6 जगह, तो कब इस मार्कर की इमेज इसके बराबर होगी, कब इस मार्कर से छोटी इमेज होगी, कब इसके बड़ी होगी। चुटकियों में बताएंगे आप, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर इसे मिटा देता हूं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। बच्चा कह रहा सर जब छुट्टी कर दीजिए। भाई आप मोबाइल बंद कर लो, अपनी छुट्टी है आपकी, बाद में देख लेना आप क्लास को जब आपको मूड करेगा। बाकी बच्चों को क्यों करवा रहे हो छुट्टी आप? यहां देखो बच्चे, अगर आप सेंटर पे खड़े हैं तो आपकी इमेज भी सेंटर पे बनेगी। तो जहां पर आप हैं, अगर इमेज वहीं के वहीं बने तो इमेज होती है सेम साइज की। सेम साइज का मतलब यह है, अगर ये मार्कर 5 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 5 सेंटीमीटर की बनेगी। ये इमेज होगी सेम साइज इमेज, समान आकार का प्रतिबिंब। सेम साइज इमेज, समान आकार का प्रतिबिंब, यानी जितनी बड़ी वस्तु रखोगे उतनी बड़ी इमेज बनेगी। अच्छा, इस इमेज की खास बात अगर आप ध्यान दो, इस इमेज की खास बात क्या बच्चे? इस इमेज की खास बात यह है कि ये वाली जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट, वस्तु के बराबर है। तो 3 नंबर से जो बड़े डब्बे हैं यानी कि इमेज बड़ी बन रही है ऑब्जेक्ट से, 3 नंबर से छोटे डब्बे हैं वो इमेज बन रही है छोटी। तो अगर वस्तु 10 सेंटीमीटर की है तो उसकी इमेज सेंटर पर रखने पर 10 सेंटीमीटर की बनेगी। अच्छा, अगर आप सेंटर और फोकस के बीच में खड़े हैं 4 नंबर, तो आपकी इमेज तो बनेगी ये। और ये वाली इमेज क्या है? ऑब्जेक्ट से बड़ी, ये वाली है सबसे बड़ी। तो 3 नंबर से बड़े डब्बे बड़ी इमेज, 3 नंबर छोटे डब्बे छोटी इमेज। तो सबसे बड़ी जो इमेज होगी, ध्यान रखना, वो है इन्फिनिटी पे बनने वाली लार्जेस्ट, सबसे बड़ी। लेकिन जो सबसे छोटी इमेज है वो है फोकस वाली, स्मॉलेस्ट। कितनी छोटी है ये? पॉइंट साइज की, बिंदु के आकार की, पॉइंट साइज, बिंदु के आकार की इमेज है ये, पॉइंट साइज। तो सबसे देखो, आपसे पूछ ले कि कनकेव मिरर के सामने कहां पर खड़े हो जाएं कि इमेज उतनी ही बड़ी बने। सेंटर पे खड़े हो जाओ, इमेज बनेगी सेम साइज की, उतनी ही बड़ी। अगर आप इन्फिनिटी पे खड़े हैं 1 नंबर, तो इमेज बनेगी सबसे छोटी, क्योंकि वो बनेगी फोकस पे छोटी। अगर आप खड़े हैं फोकस पे 5 नंबर, इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे सबसे बड़ी। अच्छा, अगर आप फोकस और पोल के बीच में हैं तो इमेज सीधी है
और आपसे बड़ी है, लेकिन ये इमेज बड़ी तो है पर सबसे बड़ी नहीं है। ये इमेज है लार्जर नॉट लार्जेस्ट, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेकिन सबसे बड़ा नहीं। इसका मतलब यह है अगर आप 5 फीट के हैं तो इमेज 5 फीट से तो बड़ी बनेगी पर सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी होती है इन्फिनिटी वाली। तो लिखेंगे ये इमेज लार्जर है नॉट लार्जेस्ट, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेकिन सबसे बड़ा नहीं। अब देखो इससे बाहर और क्या पूछेगा, आपको सब पता है। देखो यहां देखना, आप सब कुछ बता सकते हैं। कनकेव मिरर के सामने आप इन्फिनिटी पर हैं 1 नंबर, इमेज बनेगी फोकस पे, उल्टी बनेगी सबसे छोटी। आप खड़े हैं सेंटर पे, इमेज बनेगी आपकी सेंटर पे ही उतनी ही बड़ी बनेगी, उल्टी बनेगी। आप खड़े हैं फोकस और पोल के बीच में, कनकेव मिरर के सामने, इमेज सीधी है, बड़ी बनेगी और कैसे बनेगी, दर्पण के पीछे बनेगी। तो सारी बातें तो आपको पता ही है। तो यहां पे एक बात और हमें पता चली, कनकेव मिरर सीधी उल्टी दोनों टाइप की इमेज बनाता है। साथ में यह भी पता चला कि कनकेव मिरर सेम साइज की इमेज भी बना सकता है। अगर आप सेंटर पे खड़े हैं ये छोटी इमेज भी बना सकता है डिमिनिश्ड, क्योंकि ये दोनों इमेज छोटी हैं ऑब्जेक्ट से, और ये इन लार्ज बड़ी इमेज भी बना सकता है। ये इमेज भी बड़ी है ऑब्जेक्ट से, ये तो सबसे ही बड़ी है, और ये वाली कैसी है, सीधी भी और बड़ी भी है। तो कनकेव मिरर की खास बात क्या है, चाहे छोटी इमेज बना लो, चाहे छोटी बना लो, चाहे सेम साइज की बना लो, चाहे बड़ी बना लो, सब कुछ कर सकता है। इमेज सीधी बनवा लो, उल्टी बनवा लो, सब कुछ कर सकता है ये। बस वो डिपेंड करेगा कि पोजीशन क्या है। ठीक है, ठीक है भाई जगदीश, तुम्हारा पेपर निकलेगा, टेंशन मत लो तुम। बस सरकार पेपर ले ले, निकलवाने की जिम्मेदारी अपने मास्टरों पर, अपनी मेहनत पे छोड़ दो और थोड़ी सी दुआओं पर। चलो एक मैं लास्ट जाते जाते क्वेश्चन पूछ रहा हूं। मैं आपको एक पोजीशन दूंगा और आपको उस पोजीशन के हिसाब से बताना है कि इमेज कहां बनेगी, दूसरा उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। तो क्वेश्चन है मेरा, कॉनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट, कनकेव मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, तो एक तो बताना है कि इमेज कहां बनेगी, पोजीशन, साइज, छोटी की बड़ी, नेचर, प्रकृति, उल्टी की सीधी, और एक ही कमेंट में कोमा लगा के बताना है ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, इमेज कहां बनेगी, छोटी बड़ी है, उल्टी की सीधी। बताओ, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु फोकस और पोल के बीच में है तो कहां। विनोद कह रहे हैं मजा आ गया, ऐसे मजा लेते रहो भाई विनोद, तुम तो वैसे दुनिया के मजे ले रहे हो। परवीन, फुलेंदर भाई आज तुमने कुछ बोला नहीं, हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, आज बड़े शांत कमेंट चल रहा है तुम्हारा। एक आध कमेंट तो कर देते कि सर पहले हिंदी में लिखा करो, हिंदी में बोल दीजिए। देखो यहां देखना बच्चे, ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में, फोकस पोल ढूंढो, फोकस पोल 6 नंबर की बात कर रहा है। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। साइज कैसा है, बड़ा है, लिखवाया था मैंने, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इमेज कैसी बनेगी, सीधी। ठीक है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फॉर्मूले से क्वेश्चन भी करेंगे, न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं बहुत सारा पढ़ा दिया आज आपने। बाय बाय, टेक केयर।